हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स रिविजनरी पार्ट, जिसमें आज हम डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल टेरिटरी पे बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस टॉक अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल टेरिटरी, व्हिच इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम द मैक्रोइकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा की बात कर लें, तो जो सबसे पहली चीज यहाँ पे आने वाली है वो है हमारी नॉर्मल रेसिडेंट, और इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। यहाँ पे दिया है कि इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ डब्ल्यूएचओ, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक्चुअली लाइज इन दैट कंट्री। अब देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट की बात करें तो नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी इंडिविजुअल्स होते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन होते हैं। ज्यादातर ये माना गया कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूएनओ डब्ल्यूएचओ आईएमएफ भी, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, इंडिविजुअल्स भी आती हैं, जो किसी भी देश में रहें एटलीस्ट। इसमें दो बातें जो बहुत अहम हैं, वो एक तो होता है 1 year, और दूसरा भी बात जो होता है वो है आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है ना, यानी कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे देश में 1 साल तक का वक्त गुजार लेता है और उस कंट्री में जाने के पीछे का जो कारण है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो वो बंदा जो है अब उसी देश का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाता है। देखिए, अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे एक डिस्कशन ये हो रहा है कि नॉर्मल रेसिडेंट तो हमने समझ लिया कि नॉर्मल रेसिडेंट की होने की दो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया कि एटलीस्ट 1 year का टाइम वो सर्व करे, और दूसरा जो होता है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ये दोनों अगर वो कंप्लीट कर ले रहा है तो ही विल बी द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अगली बात ये है कि फॉलोइंग विच आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द एनआर, यानी वो चीजें जो कि एनआर के अंदर नहीं ली जाती, ये हमें समझने की जरूरत है। जैसे फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर, एक देश से दूसरे देश लोग जो ट्रैवल करते हैं, उनका वहां पे ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव टूरिज्म होता है, और 2-4 महीने के लिए वो ट्रैवल करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन दैट कंट्री। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि एम्बेसी के जो लोग होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, या फिर जैसे हमको पता है कि ग्लोबल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसकी आर्म्ड फोर्सेस में जो भी नेटो के मेंबर हैं वो अपने फोर्सेस को वहां भेजते हैं। तो वो भी जो होते हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं होते हैं, वो अपने ही देश के सिटीजन होते हैं और अपने ही देश के नॉर्मल रेसिडेंट भी होते हैं। अगली बात क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ डब्ल्यूएचओ एंड आईएमएफ आर नॉट कंसिडर्ड एज एनआर। अब देखिए, यहाँ पे एक बात मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जब किसी भी को हम एनआर कहते हैं तो वहां पे एक इंडिविजुअल तो होता ही है, उसके अलावा कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, डब्ल्यूटीओ की बात करें, या फिर यूएनओ की बात करें, तो उसका भी यहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगली बात क्या थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, आईएमएफ है, उनको एनआर कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो वहीं की एनआर होंगी जहां का इंटरनेशनल एरिया है। जैसे मान लीजिए कि अगर जेनेवा हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन हेडक्वार्टर है, या फिर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है, तो वो वहीं की एनआर कहलाएंगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल बी द एनआर ऑफ कंट्री वेयर दे बिलोंग। अब जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेनर है, लेट सपोज मिस्टर जॉन, वो न्यूयॉर्क में उनकी पैदा मतलब उनकी बर्थ है, और वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन वो कहीं और पे है, इंडिया में है या किसी और जहां पे लोकेटेड है, तो वो जो है एनआर कहलाएंगे उस जगह के जहां के एक्चुअली उनकी पैदाइश है, प्लेस ऑफ बर्थ है। However, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि if an American working in UNO office located in New Delhi for a more than 1 year, then he will be NR of India। यहाँ पे देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई बंदा किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अब वो उसका जो ट्रांसफर लेट सपोज की जो हुआ, वो ट्रांसफर कहाँ हो गया, इंडिया में हो गया, और वो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड दे दिया है, तो अब वो कहाँ का एनआर कहलाएगा, ही विल बी द एनआर ऑफ इंडिया। हालांकि वो सिटीजन वहीं का रहेगा जहां उसकी प्लेस ऑफ बर्थ है। उसके बाद देखिए कुछ चीजें और है, जैसे मान लीजिए क्रू मेंबर्स। अब आप देखते होंगे कि शिप पे जो लोग काम करते हैं,
ठीक है ना, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर, इस तरीके के ट्रैवलर जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से चौथे कंट्री बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, या फिर ये सीजनल वर्कर्स जो होते हैं जो आए नेपाल से 4 महीना इंडिया में रहे, या फिर लेट सपोज कि किसी और देश के थे, वो किसी और देश के लिए 2-4 महीने के लिए गए, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट अपने ही देश के रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि यूरोप में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे आप देखोगे ना कि ऐसे करके मतलब एक सिंपल सी ये वॉल है और इधर दूसरा कंट्री है और इधर की तरफ दूसरा कंट्री है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये वाले इधर की तरफ आ रहे हैं काम करने, या फिर इस देश के नागरिक यहाँ पे आ रहे हैं, तो वहां पे भी वो नॉर्मल रेसिडेंट अपने ही देश के कहलाएंगे जहां उनका प्लेस ऑफ बर्थ होगा। ओके, सो एवरीवन, यहाँ पे देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एनआर ऑफ इंडिया। इस पे बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन इंडिया का एनआर होगा, नॉर्मल रेसिडेंट होगा। सबसे पहला क्या है कि इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन द यूएसए। इंडियन ऑफिशियल हैं वो इंडियन एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं जो कि यूएसए में लोकेटेड है, तो वो लोग जो होंगे वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट भारत के ही कहलाएंगे। ये समझ लीजिए कि वो नॉर्मल रेसिडेंट अमेरिका के नहीं कहलाएंगे। दूसरी बात, जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए वही 2 पॉइंट याद रखिए, एक तो 1 ईयर है, दूसरा इकोनॉमिक रीजन होना चाहिए। अब जापानीज टूरिस्ट हैं वो इंडिया में आए हैं फॉर 2 मंथ्स और पर्पस जो है मेडिकल है, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट भारत के नहीं कहलाएंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये कहलाएंगे। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, ये नहीं कहलाएंगे नॉर्मल रेसिडेंट भारत के। इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर, ये आपके भारत के ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। लेस देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर हो जाता तो वो वहीं के एनआर कहलाने लगते। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, तो ऑब्वियसली ये तो जो है इंडिया के ही एनआर कहलाएंगे। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, ये इंडिया के एनआर नहीं कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, तो ऑब्वियसली इंडिया के होंगे। इंडियन एम्प्लॉयड इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, ये भी इंडिया के एनआर होंगे। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर के देश के एम्बेसडर जो भारत में है तो वो तो अपने ही देश के एनआर कहलाएंगे। द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर अदर देन स्टडी और मेडिकल। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए कि फॉरेन सिटीजन हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का वक्त दे दें, अदर देन स्टडी और मेडिकल, अगर इकोनॉमिक रीजन है तो ऑब्वियसली दे विल बी द एनआर ऑफ इंडिया। फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान, ये इंडिया के एनआर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, वो बेसिकली अपने देश के ही कहलाएंगे। फॉरेनर्स वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इन इंडिया, तो वो यहाँ पे एनआर भारत के नहीं कहलाएंगे। जर्मन वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, दे विल नॉट बी द एनआर। एंड एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो ऊपर ही बात कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बात और, मैं थोड़ा सा फिर से इसको क्लियर कर ले रहा हूँ, एक छोटी सी गलती कर दिया कि एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों बातें। यहाँ पे तो क्या है कि भारत के ही एम्बेसडर दुनिया के सारे कोने में हैं, तो ये तो भारत के ही एनआर कहलाएंगे। लेकिन इंडिया यानी न्यू दिल्ली में आप जाओगे तो चाणक्यपुरी में दुनिया भर की जो एम्बेसीज हैं उनके एम्बेसडर्स जो हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, जो भी एम्बेसडर का काम होता है वो कर रहे हैं, तो वो जो होंगे वो भारत के एनआर नहीं कहलाएंगे, इस बात को ध्यान में दीजिएगा, वो अपने ही देश के एनआर कहलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको बहुत अच्छे से देखना है, वो क्या है, वो है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है ना, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसको समझना जरूरी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। इकोनॉमिक्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है ज्योग्राफिकल टेरिटरी से। देख लेते हैं कि देखिए, इट इज द टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस, गुड एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है ना, इट इज द टेरिटरी विच इज बेसिकली गवर्न्ड बाय, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, जहां पे पर्संस, गुड्स और कैपिटल बहुत ही फ्रीली ऑपरेट हो सके, वो उस पर्टिकुलर देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है कि इन लेमैन्स लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी means the political frontier of a country. However, for the purpose of national income accounting, it is used in a much wider sense. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, जब अगर हम अकाउंटिंग यानी नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा फर्क हो जाती है।
अब देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी जब कहते हैं कि भाई एक तो होती है ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को एक अलग अंदाज में। एक तो होता है हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ये हो गया हमारी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भी बाहर अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर की तरफ भी कुछ चीजें होती हैं जिसको हम देश का ही पार्ट मानते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि जैसे शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्री। अब देखिए शिप और एयरक्राफ्ट अगर उसको ओन्ड या ऑपरेट किया जा रहा है नॉर्मल रेसिडेंट्स द्वारा दो और दो से ज्यादा देशों के बीच में, तो ये भारत की ही डोमेस्टिक टेरिटरी, उस पर्टिकुलर देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अगला क्या है, प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि कोई प्लेन है जिसको एयर इंडिया ऑपरेट कर रहा है और रशिया और जापान के बीच में या किसी भी दो देशों के बीच में, क्योंकि उसको बेसिकली एक तरीके से वो भारत का एनआर होगा, भारत सरकार कहीं ना कहीं उसको ओन करती है पूरी तरीके से। तो अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी जो होगी वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दूसरी चीज क्या आ जाती है, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गिव्स एंड द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है, इसकी पिक्चर्स मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे ये आपने देखा होगा इस टाइप के बड़े बड़े फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस तरीके के ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से फ्लोट करते रहते हैं और नीचे से उसको सपोर्ट दिया जाता है। अब इनका काम की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिशिंग पर्पसेस के लिए होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ओएनजीसी की अगर मैं बात करूं तो ओएनजीसी जो है उसकी अपनी एक इंटरनेशनल कंपनी भी है जो इस टाइप के जॉब्स को, इस टाइप के वर्क को पूरी तरीके से परफॉर्म करती है, ठीक है ना। तो वहां पे भी आप देखोगे तो वो इस टाइप के जॉब्स को जब परफॉर्म करती है तो वो भी जो होगी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एम्बेसीज होती हैं, काउंसलेट्स होते हैं, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री, इसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मानते हैं। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं कि ये शिप और एयरक्राफ्ट तो होता है, फिशिंग वेसल भी होता है। यहाँ पे ये नॉट इंक्लूड, ये प्रेजेंटेशन में गलती से इसका पार्ट बन गया है, बट यू शुड रिमेंबर कि ये भी जो होता है, ये भी जो होता है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये क्या हो गया आपका, एम्बेसीज हो गया, काउंसलेट हो गया, ठीक है, और या फिर ये जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो गया फॉरेन कंट्री का, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होता है। यानी आपके एम्बेसडर्स दूसरे देश में जहां पे जाके बैठते हैं, अगर आप देखोगे तो वो भी बेसिकली जो है इसी का पार्ट होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे अगला एक सवाल आ रहा है कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये एक क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ये एक सवाल है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो। एक बार हम भी इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहाँ पे आ रहा है कि एन इंडियन कंपनी इन लंदन, एक कोई इंडियन कंपनी है जो लंदन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये है कि क्या ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं होगा, ये एक सवाल है, ठीक है ना। ये अगर हम बात करें कि पहला जो है कि इंडियन कंपनी लोकेटेड इन लंदन, तो ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये तो ऑब्वियसली भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ चाइनीज। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ चाइनीज, उससे मतलब नहीं है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो ये ऑब्वियसली ये हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंडिया का ही पार्ट होगा। देन ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, इसकी अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो ऑफिस है न्यूयॉर्क में है, तो ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। फॉरेन बैंक की ब्रांच भारत में है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली भारत का होगा। इंडियन एम्बेसीज इन जापान, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ब्रांच ऑफ एसबीआई इन चाइना, ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। रशियन एम्बेसी इन इंडिया,
रशिया की एम्बेसी इंडिया में है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी भारत का नहीं होगा, ये बल्कि रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा ने अपनी बिल्डिंग को गूगल को दिया अमेरिका में, तो उससे कोई मतलब नहीं है, दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसके ऊपर चर्चा करना हमारे लिए जरूरी है, और वो है आपका यहाँ पे बेसिकली सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप के बीच में गैप की बात हो रही है कि ये क्या होता है, इसके ऊपर एक चर्चा हो रही है। ठीक है ना, इस पे हम बात कर लेते हैं कि रेसिडेंटशिप और ये सिटीजनशिप क्या होती है। तो सबसे पहले क्या है कि जब आप बात कर रहे हो सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप डिपेंड्स अपॉन द बर्थ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगली बात क्या आ रही है, अगली बात यहाँ पे आ रही है कि सिटीजन, अच्छा यहाँ पे रेसिडेंटशिप की अगर हम बात करें तो रेसिडेंटशिप इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पूरी तरीके से एक इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट कि सिटीजनशिप if outside of India then they have to apply for citizenship if they wanted to become citizen of India, ठीक है ना। यानी सिटीजनशिप के लिए क्या है कि अगर आप भारत के बाहर के सिटीजन हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली लीगल प्रोसेस होता है, आप उसको अप्लाई करोगे। बट इफ यू वांट टू बिकम द रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, तो यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू जस्ट सर्व द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और यहाँ पे सेटलमेंट के पीछे जो रीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक रीजन होना चाहिए। अब एक चीज डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट को जो हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां से देखते हैं कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं और इसको किस तरीके से निकाला जाता है, इसके ऊपर एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें और यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। Domestic product include the production activity of production unit located in the economic territory, irrespective of the fact whether that particular operation is being carried by the resident or non-resident. अब देखिए कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है, ठीक है ना, तो वो जो होगा भारत का डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होगा, चाहे वो उस भारत का रेसिडेंट कर रहा हो या फिर किसी और जगह का। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं और समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये बात की थी ना, ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे ओएनजीसी पे बात कर रहे थे। अब मान लीजिए कि ओएनजीसी अपना कोई ऑपरेशन कर रहा है और यहाँ पे करने वाले बेसिकली इंडिया के लोग भी हैं, और ये ऑपरेशन अफ्रीका में हो रहा है और अफ्रीका के लोग भी हैं। अब क्योंकि ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, तो यहां से होने वाली एक्टिविटी जो होगी वो भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होगा, भले से उसको इंडियंस ने किया या फिर अफ्रीकन ने किया, उससे मतलब नहीं है। आई होप कि ये बात आपको और क्लियर समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एमएनसी। अब जैसे मान लीजिए कोई फाइनल गुड एंड सर्विसेज है जिसको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जैसे मान लीजिए होंडा जापान की कंपनी है, एप्पल यूएस की है, टेस्ला यूएस की है, और वहां पे साथ ही साथ उसका कोलैबोरेशन किसने किया, टाटा ने किया और रिलायंस ने किया, और ये जो वर्क हो रहा है वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इट विल बी एडेड टू गेट इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्ट विदाउट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन नेशनल एंड नॉन नेशनल। इस केस में इसको हम भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट मानेंगे, और इसी को जब हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। अब अगर आ जाते हैं हम नेशनल प्रोडक्ट पे, जरा सा देख लेते हैं कि नेशनल प्रोडक्ट भी क्या है। इट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट irrespective of the fact whether perform within the domestic territory or outside of it, ठीक है ना। यहां पे फोकस किस बात पे है, नॉर्मल रेसिडेंट पे है। अगर इस एक्टिविटी को भारत के नॉर्मल रेसिडेंट ने परफॉर्म किया, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में था या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर था, तो वो किसका पार्ट होगा, वो इंडिया के नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हैं राम एसबीआई के कैलिफोर्निया ब्रांच में काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो नहीं, बट राम बीइंग द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो भी एक्टिविटीज यहां परफॉर्म की जा रही है वो किसका पार्ट होगा, भारत के नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा।
और इसी नेशनल प्रोडक्ट के पार्ट को जब हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट अ वेरी extensive discussion which we made on the normal resident and domestic territory. आई होप कि ये लेक्चर आपको मजा आया होगा, समझ में आएगा पूरी तरीके से. इसी तरीके से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने लगातार लेके आते रहेंगे और इसको एक्सेस करते रहिए, अपने कमेंट्स को देते रहिए और उन सारे लोगों से शेयर करिए जो 19 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज से उनका कनेक्शन हो. So that was all about from my side. Hope you all are doing well. Thank you again for watching Economics on the Move. Thank you.